गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए गाइज, आज हम 10th क्लास के साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपका जो चैप्टर है वो 10 चल रहा है, प्रकाश, ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम अपने चैप्टर की मेन हेडिंग लेके आए हैं। इससे पहले जो आपको हमने 2 वीडियो दिया है वो आपका बेसिक था, ठीक है। प्रकाश की जो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बनाने के लिए हमने वो आप 2 वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। और भी हमने उससे रिलेटिव काफ़ी बातें जानी थी उसके अंदर। आज हमारा मेन टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और आपका जो है टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है जी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो ये घटना है प्रकाश का परावर्तन, ये आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। या तो आपको 2 मार्क्स का मिलेगा या फिर ये 3 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। ये प्रकाश के परावर्तन की घटना को पूछ लेता है और साथ में इसके 2 नियम होते हैं, उन नियमों को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो नियमों पर जाने से पहले हम ये समझेंगे कि परावर्तन क्या वाला है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास कोई ये सतह है, ठीक है। और हमने ये हमारी कोई चिकनी सतह है, कुछ ऐसा मान लीजिए जैसे हमारे ये इस तरह से ये सतह हम लगी एक लाइन सी बना रहे हैं। ये वास्तव में ऐसी नहीं है, ये वास्तव में ऐसी है, इस तरह से, ठीक है जी। ये समतल देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा पेपर है इस तरह से, ये इसका समतल है, ये आपका इस तरीके से रखा गया है। लेकिन बोर्ड पे हमारी केवल ये वाली किनारी आ सकती है ना, ये वाली, तो केवल बोर्ड पे हम इसे ही बना सकते हैं, बाकी बोर्ड पे इसे नहीं बना सकते, इसलिए केवल यही हिस्सा आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। क्लियर गाइस? और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो आपका पृष्ठ है इसका एक सतह हम पॉलिशदार कर देते हैं, ठीक है। इस पर हमने पॉलिश कर दिया, इसे बोलेंगे पॉलिशदार सतह। पॉलिशदार सतह कह लो, या इसे पृष्ठ कह लो, या फिर इसे तल कह लो, ठीक है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, आपके पास ये कोई सतह है इस तरह से ये, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हमारे पास इसकी 2 सतहें हैं फिलहाल, एक सतह ऊपर वाली, एक नीचे वाली, और भी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। वैसे 6 सतहें हैं, मैं इनकी 6 सतहों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इस सतह की बात कर रहा हूँ और इस वाले की बात कर रहा हूँ फिलहाल, इसके ऊपर वाले की और नीचे वाले की। तो हम क्या कर रखा है, ऊपर वाली जो सतह है हमारी चिकनी है, ठीक है। ये क्या हमारी चिकनी सतह है, और जो नीचे वाली सतह है इसे हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, इस वाली सतह को पॉलिश कर दिया है। क्लियर है गाइस? चलिए, तो आप समझ पा रहे होंगे प्रैक्टिकली क्या है। प्रैक्टिकली ऐसा है, जो आप ऊपर की सतह देख रहे हैं, ऊपर वाली, ये जो आपको ऊपर की दिखाई दे रही होगी, ये सतह है ऊपर वाली, ये क्या हमारी चिकनी सतह है, ठीक है, चिकनी सतह। इसे एक नाम और देते हैं, परावर्तक सतह। आइए बताएंगे परावर्तक क्यों कहते हैं। फिलहाल मैं लिख देता हूं, इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो क्या है, जो हमारी चिकनी सतह है इस पे प्रकाश आएगा, और हमारी जो नीचे वाली सतह है हमने इसे कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। और यहाँ पर देखें तो हमारी जो लाइन है, लाइन के ऊपर हमने इस सतह को ऐसा समझेंगे इस तरह से, भाई ऐसा है ना ये, तो जो ऊपर की सतह है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाला, ठीक है, ये सतह आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ये हमारा क्या है, चिकना है। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये नीचे वाला ये पॉलिशदार है, ये पॉलिश कर रखा है हमने, ठीक है। अब ऐसे मान सकते हैं कि आपका ये कोई कांच की सतह है, ये कोई कांच की कोई ये सतह है, ठीक है। जो भी ये वस्तु है कांच की है, तो हमने एक सतह उसकी क्या होगी, चिकनी होगी, और एक पे हमने कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब पॉलिश करने का यहाँ पर रीजन ये है क्योंकि ये कांच है और कांच में से प्रकाश आर पार निकल
ज़्यादा है, इसलिए हमने एक साइड में क्या कर दिया, उसके पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने से क्या होगा, प्रकाश अब आर पार नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं जा पाएगा हम ये बात बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। वास्तव में ये लाइन जो आप रेखा देख रहे हैं ये क्या है, ठीक है। एक प्रकार का आपका पृष्ठ होता है जिसके ऊपर की सतह चिकनी ले ली हमने, नीचे वाली सतह हमने पॉलिशदार ले ली। क्लियर है। अब ये कहीं पर रखी है, इसके आसपास जो है वो वायु है, ये वायु में कहीं रखी है, ठीक है, वायु है। इसके ऊपर यहाँ बात करें तो यहाँ पे कौन है, वायु है, सही है। अब यहाँ पे वायु हो, जल हो, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, माध्यम कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, माध्यम। तो ये हमारा किसका माध्यम हो गया, वायु का माध्यम। इस माध्यम के रिलेटेड हम लोगों को आपको प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ रहे होंगे वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे कि वास्तव में माध्यम होता क्या है, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जैसे मान लो यहाँ पे वायु है तो हम वायु का माध्यम कहेंगे, यहाँ पे कहीं जल भरा हुआ होता तो जल का माध्यम कहते, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कांच होता तो हम इसे कांच का माध्यम कहते, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी आपका द्रव्य होता, जो भी पदार्थ होता यहाँ पे भरा हुआ, उसे हम क्या कहते, माध्यम कहते। और माध्यम चाहिए यहाँ पे हमें, पारदर्शी माध्यम चाहिए। पारदर्शी माध्यम मतलब जिसमें से प्रकाश आर पार निकल सके। मतलब इस चिकनी सतह के ऊपर जो भी माध्यम होगा वो कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। पारदर्शी होगा तभी तो प्रकाश यहाँ पे आ पाएगा। प्रकाश को इस चिकनी सतह पे आना है तो इस माध्यम को क्या होना पड़ेगा, पारदर्शी माध्यम होना पड़ेगा। मतलब ये जो माध्यम हो कैसा हो, पारदर्शी हो। क्लियर है गाइस। हम पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, हम समझ चुके हैं लास्ट क्लासों में, ठीक है। फिर भी एक बार बताता हूँ, पारदर्शी माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश आर पार गुजर सके, और अपारदर्शी माध्यम वो होता है जिस माध्यम से प्रकाश आर पार ना गुजर सके, टकरा के से वापस लौट जाए, ठीक है। तो यहाँ जो हमने कंडीशन बनाई है ये वाली, जिससे हमने पॉलिशदार सतह करने का रीजन ही था, हमने इसे क्या बना दिया, अपारदर्शी बना दिया। ये जो आपका कांच का टुकड़ा है, जो कांच की सतह थी, इसे हमने क्या कर दिया है, अपारदर्शी बना दिया है। अब प्रकाश इस पे आर पार नहीं गुजर सकता। अगर पॉलिश नहीं करते तो ये प्रकाश आर पार गुजर जाता। क्लियर है गाइस। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने पॉलिश क्यों कर रखा है, और ये वास्तव में ये है कि जो हम रेखा दिखा रहे हैं ये वास्तव में क्या है, एक पृष्ठ है, ठीक है ना। आपकी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको माध्यम वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है। और माध्यम यहाँ पर हमारा कैसा होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। अब देखिए, आपका कोई यहाँ पे प्रकाश स्रोत होगा, कहीं होगा प्रकाश स्रोत हो, आपका सूर्य हो, आपके बल्ब हो, ठीक है ना, कुछ भी हमें मतलब नहीं है, आपका वहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपकी जो प्रकाश की किरण आई है वाली, इस तरह से प्रकाश की किरण आई, ये ठीक है, इस तरह से आएगी और इस वाले चिकने पृष्ठ पे आके टकराएगी। टकराने के बाद जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। भाई वायु में से आ रही है ना, देखो वायु है, पूरा यहाँ पर भरा हुआ पूरा वायु है, ठीक है। ये वायु में से आ रही है और टकरा के इस पे वायु में ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि टकराना की मतलब यहाँ टकरा के क्यों जा रही है वापस, क्योंकि हमने सतह क्या कर रखा है, पॉलिशदार। सतह पे आकर टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चली जाएगी। क्लियर गाइस। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल, किसी चिकने पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, किसी और दिशा में जाए, उसी दिशा में जाए, हमें मतलब नहीं, लेकिन उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्लियर है गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं रिपीट एक बार और कर रहा हूँ, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे आके टकराती है तो टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि हमने परिभाषा में कुछ लिखा है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई आ रही है, ठीक है, चलती हुई आ रही है, ठीक है, और किसी चिकने तल
अब वो तल कह लो, पृष्ठ कह लो या फिर कोई सतह कह लो। हमारा जो ये है इसे आप लोग पृष्ठ कहो, इसे आप लोग सतह कहो या इसे तल कहो, एक ही बात है। तल सतह पृष्ठ तीनों इसी के नाम हैं। क्लियर गाइस? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो किसी चिकने तल, भाई जरूरी है आपका तल कैसा होना चाहिए? चिकना तल होना चाहिए। तो चिकने तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। ठीक है, चिकने तल पे टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। क्लियर गाइज? उम्मीद करता हूं आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे हमारे कुछ नेम हैं जिन नाम को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। क्लियर गाइज? तो देखिए, जो प्रकाश की किरण आपकी सतह पे आके टकरा रही है, जो प्रकाश की किरण सतह पे आके टकरा रही है, इसको नाम दिया जाता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसे? आपतित किरण। ये जो यहाँ पे किरण आ रही है, भाई आने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण। या फिर ऐसे बोलते हैं, आगे से टकराएगी ना, जो टकरा रही इस पर गिर रही है, गिरने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण। मतलब हम कहेंगे जो आपकी किरण है ये आपतित हो रही है। भाई किसी प्रकाश की किरण को किसी सतह पर गिरना, जो गिरती है उसे क्या कहा जाता है कि वो आपतित हो रही है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आके गिरती है या उस पर टकराती है तो उसे कहा जाता है कि वो वहाँ पे आपतित हो रही है। इसलिए क्योंकि ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित हो रही है, मतलब इस पे गिर रही है आके, तो इसे नाम क्या दिया गया? आपतित किरण। मतलब आपतित होने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये प्रकाश की किरण आई, सतह पे आके टकराई और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट गई। और यहाँ पे कौन सी घटना हुई? परावर्तन। अगर घटना परावर्तन है तो ये जाने वाली जो किरण है इसे क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण सतह पे आके टकरा के जो वापस जा रही है, ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया है? परावर्तित किरण। और परावर्तित क्यों बोला इसे? क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है? परावर्तन, तो नाम दिया परावर्तित। अगर यहाँ पे अपवर्तन होता तो नाम देते अपवर्तित किरण। जैसी घटना वैसे ही इस वाली किरण का नाम होता है। लेकिन जो आने वाली होती है, जो सतह पे आके टकराती है, उसे हमेशा क्या बोलते हैं? आपतित, चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो। क्लियर गाइस? चलिए, उसके बाद क्या होता है? ये आपतित किरण जिस बिंदु पे आके टकरा रही है, जिस बिंदु पे आके टकरा रही है, पहली बात तो सुनो, उससे पहले ये प्रकाश की किरण जिस सतह पे आके टकरा रही है, जो सतह है आपकी चिकनी वाली, उस चिकनी सतह को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तक सतह। परावर्तक क्यों बोला? क्योंकि इस सतह पे क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। ठीक है, इस सतह पे क्या हो रहा है? आपका परावर्तन हो रहा है, इसलिए इस सतह का नाम क्या पड़ा? परावर्तक सतह। मतलब ऐसी सतह जो परावर्तन करा रही है उसे कहा जाता है परावर्तक सतह। उम्मीद करता हूं ये बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर गाइस? उसके बाद इस परावर्तक सतह के ऊपर, इस परावर्तक सतह के ऊपर जिस बिंदु पे आके प्रकाश की किरण टकराई है, जिस बिंदु पे आके टकराई है, उस बिंदु को कहा जाता है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं गाइस? आपतन बिंदु। इसे कहते हैं आपतन बिंदु। ओके, ठीक है। जिस बिंदु पे आपतित किरण आगे टकरा रही है, जिस बिंदु पे आपतित हो रही है, उस बिंदु को नाम दिया गया है आपतन बिंदु। ऐसा बिंदु जिस पे क्या हो रहा है? प्रकाश का आपतन हो रहा है, उस प्रकाश वहां पे आके आपतित हो रहा है, उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। क्लियर है? और इसके बाद इस आपतन बिंदु पर सतह से 90 डिग्री पर एक लाइन बनाते हैं, एक रेखा खींचते हैं। इस आपतन बिंदु से गुजारते हुए और इस परावर्तक सतह के लंबवत हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, पहले खींच लेते हैं। जैसे ये है, ये लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते तो आपको ये विजिबल हो रहा होगा, दिखाई दे रही होगी आपको ये लाइन। ठीक है,
ये आपकी क्या है, इस सतह से कितने कोण पे है, ये 90 डिग्री कोण पे है। ठीक है, ये जो लाइन है जो कहाँ से गुजरी है, आपतन बिंदु से, ये जरूरी है कहाँ से गुजरे, आपतन बिंदु से गुजरनी चाहिए, और परावर्तक सतह के क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। इसलिए 90 डिग्री पे होने की वजह से इसे कहा जाता है अविलंब। मतलब ऐसी रेखा जो किसी से क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए, उसे अविलंब कहा जाता है। जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा या किसी दूसरी सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है तो उस रेखा को कहा जाता है अविलंब। तो इसे अविलंब नाम दिया गया है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। जो प्रकाश की किरण सतह पे आके टकराती है उस किरण को कहा जाता है आपतित किरण, और जो टकरा के जाती है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे घटना कौन सी हुई है, परावर्तन हुई है। क्लियर है। और ये आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आके टकराती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। क्लियर है। अब इस आपतन बिंदु से गुजरते हुए, इस आपतन बिंदु से गुजरते हुए और परावर्तक सतह के से 90 डिग्री पर, परावर्तक सतह से 90 डिग्री पर हम एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, जिसे कहा जाता है अविलंब। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्या होता है, हमारी ये आपतित किरण है और ये हमारा अविलंब है। आपतित किरण और अविलंब, आपतित किरण और अविलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि आपतित किरण जो है वो अविलंब के साथ एक कोण बना रही है। आपतित किरण अविलंब के साथ एक कोण बना रही है जिसे कहा जाता है आपतन कोण। ठीक है, और इसे दिखाते किससे हम लोग, आई से। क्यों, क्योंकि हमारा जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल में आपका आई आ रहा है ना, तो इसलिए हम इससे किसे दिखाते हैं, आई से, और यहाँ पे स्मॉल आई इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। और जो हमारी परावर्तित किरण है, जो परावर्तित किरण है, जो परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बना रही है, ये जो कोण बना रही है ये वाला, इसे कहा जाता है परावर्तन कोण। इसे आर से दिखाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, परावर्तन कोण। जिस, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। यहां से फर्स्ट लेटर क्या, रिफ्लेक्शन का आर है, तो हम परावर्तन कोण किसे दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से। अब देखिए, आपतन कोण हो या परावर्तन कोण हो, दोनों के दोनों कहाँ से लिए जाते हैं, अविलंब से लिए जाते हैं। हमेशा अविलंब से ही कोण बनाएंगे, और कोण बनाती हैं ये आपतित किरण और परावर्तित किरण। अगर कोण बनाया है आपतित किरण ने, अगर कोण बनाया आपतित किरण ने, तो क्या बोलोगे, आपतन कोण। जैसी किरण वैसा नाम, आपतित किरण तो आपतन कोण, परावर्तित किरण तो परावर्तन कोण। जैसी किरण होती है उसी के नाम के आधार पर उस कोण का नाम रखा गया है। और कोण हमेशा वो किरणें कहाँ से बनाती हैं, अविलंब से बनाती हैं। चाहे आपतित किरण हो चाहे परावर्तित किरण हो, दोनों की दोनों जो कोण बनाती हैं वो अविलंब से बनाती हैं, यानी कि अविलंब से कोण लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, तो ये था आपका क्या, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हमने समझी, क्या परावर्तन होता है वो समझा, और साथ में ये डायग्राम समझा हमने। तो जब एग्जाम में आपके प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा 2 नंबर में आएगी तो आपको ये परिभाषा लिखनी होती है और साथ में चित्र बनाना होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और उसके जो आपका ये डायग्राम था आपको समझ में आया होगा। डायग्राम में किसको क्या कहा जाता है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, और हमने कोणों की बात करी, आपके कोण भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं ये बातें आपको सबको समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के नियम। नियम, नियम मतलब हमारे जो साइंटिस्ट लोग रहे हैं उन्होंने जहाँ पे घटना प्रकाश के परावर्तन के होने की जो घटना है, ठीक है, ये जो घटना है प्रकाश का परावर्तन, जहाँ जहाँ पे ये घटना होती है देखी, वहाँ पे 2 चीज़ काम कर रही थी। ठीक है, और जहाँ पे ये 2 चीज़ें नहीं लग रही थी वहाँ पे परावर्तन नहीं हो रहा था। ठीक है,
तो आपको ये नियम इसलिए कहा गया क्योंकि जब जब ये दो आपके दो नियम हैं, जब जब ये दो चीज़ें वहाँ पर लागू होंगी तब तब वहाँ पे क्या हो रहा होगा, परावर्तन हो रहा होगा। ये ऐसे कह सकते हैं उल्टा, जहाँ पे परावर्तन हो रहा होगा वहाँ पे इस नियम की दो बातें आएंगी, वो वहाँ पे काम कर रही होंगी। क्लियर है? मतलब जहाँ जहाँ परावर्तन होगा, जहाँ जहाँ परावर्तन हो रहा होगा वहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, दो बातें आपको देखने को मिलेंगी। उन दो बातों को क्या बना दिया गया, नियम कह दिया गया कि भाई अगर कहीं पे परावर्तन होना है तो इन दो बातों का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कहीं पे परावर्तन हो रहा है तो ये दो बातें होंगी ही होंगी। या ऐसे बोल सकते हैं जहाँ पे ये दो बातें लग रही होंगी वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा होगा, और जहाँ पे इन दोनों बातों में से कोई एक बात ना लगी या दोनों बातें ना लगी तो वहाँ पे परावर्तन नहीं हो सकता। परावर्तन होने के लिए दोनों बातों का लगना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर दोनों बातों का लागू होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? उन्हीं दो बातों को क्या कह बना दिया गया, नियम बना दिया गया कि भाई जब भी परावर्तन होगा इन नियमों का पालन होगा ही होगा। ठीक है, इनके बिना आपका परावर्तन हो ही नहीं सकता। क्लियर गाइज? तो वो नियम क्या है उन्हीं को हमें समझना है। देखिए पहला नियम तो ये है, जब भी साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा, जब भी कहीं पे किसी पृष्ठ पे परावर्तन हो रहा था वहाँ पे पहली चीज़ ये निकल के आ रही थी कि जो आपका आपतन कोण था और परावर्तन कोण था दोनों बराबर थे। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, जहाँ जहाँ उनका परावर्तन हुआ, जब जब चिकित्सीय सतह से परावर्तन हुआ तब तब आपके आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या आ रहे थे, बराबर आ रहे थे। लेकिन जब आपका परावर्तन नहीं हो रहा था तो वहाँ पे दोनों कोण बराबर नहीं थे। तो इसे नियम की कैटेगरी में डाल दिया गया कि भाई परावर्तन होगा तो ये तो ज़रूरी है कि यहाँ पे आपके आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे ही होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो पहला नियम क्या था हमारा? पहला नियम था आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R परस्पर बराबर होते हैं। परस्पर मतलब एक दूसरे के बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात कोण I बराबर, जो कोण I है आपका बराबर होगा किसके, कोण R के। जब जब परावर्तन हुआ तब तब ये ऐसा हुआ, जब जब परावर्तन हुआ तब तब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था। तो इसे नियम की कैटेगरी में डाल दिया गया। दूसरी बात क्या थी, दूसरा नियम क्या था वो समझिए जरा। देखिए दूसरी बात ये थी, हमारे यहाँ पे तीन बंदे हैं, एक हमारा है आपतित किरण, एक है परावर्तित किरण और एक है आपतन बिंदु पर अविलंब। आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीन बंदे हैं। सही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, तो ये हमारा परावर्तन कहाँ हो रहा है, ये इस सतह पे हो रहा है। ये मेरा जो बोर्ड है, बोर्ड की जो सतह है उस सतह पे हो रहा है। ठीक है, और इसे मैं क्या कहूँगा, तल कहूँगा। जैसे कमरे के हिसाब से बात करें तो कमरे की ये वाली दीवार होती है, ये तल है, इसके सामने की दीवार है वो तल है, इधर की दीवार है ये तल है, इधर की दीवार है ये तल है, ऊपर छत है तो वो एक तल है, एक फर्श है तो ये एक तल है। क्योंकि जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ, ठीक है ना, या जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें कितनी सतह हैं, 6 सतह हैं, और इन्हीं सतह को क्या कहा जाता है, तल कहा जाता है। तो इस प्रकार से मेरे कमरे में कितने तल हैं, इस समय 6 तल हैं। ठीक है, और मेरा बोर्ड जो है वो किस पर लगा है, सामने वाली दीवार पर लगा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पूरा बोर्ड मेरा ये तल है। आप जिस पेपर पे लिख रहे हैं वो आपके पेपर का एक तल है, या आपकी बुक में जहाँ पे ये टॉपिक छपा हुआ है या बुक के जो पेज हैं वो आपका क्या है, जिस पे लिखाई हुई है, जिस पे लिखाई हुई है उसे क्या कहा जाता है, तल कहा जाता है, पृष्ठ कहा जाता है, सतह कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये तीनों के तीनों बंदे आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इस सतह पे दिखाई दे रहे हैं, इस तल में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि परावर्तन जब भी होगा तब तब ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। समझ पा रहे हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी आपतित किरण तो ऐसे आई ऐसे, लेकिन चली गई ऐसे या चली गई ऐसे। अगर ऐसे जाएगी तो इस वाले तल में, ऐसे जाएगी तो उस वाले तल में, ऐसे जाएगी तो इस वाले तल में, ऐसे जाएगी तो उस वाले तल में। लेकिन ऐसा ना हो जिस तल में आए उसी तल में चली जाए,
जिस तल में आए उसी तल में चली जाए। ठीक है, और अविलंब जब आपतन बिंदु पे बनेगा तो वो तो इस तल पे बनेगा ही बनेगा, वो तो यहीं आएगा, इस दीवार पे, इस बोर्ड पे बनेगा, इस पेपर पे बनेगा, आपके जो आप इस पेपर में बना रहे होंगे उस पेपर पे ये बनेगा। लेकिन कहानी इन दोनों की होती है। क्लियर है गाइस? तो उम्मीद करता हूँ आपकी बात हमारी समझ में आई होगी। यानी कि जहाँ भी साइंटिस्ट लोगों को परावर्तन होता हुआ देखा, जहाँ जहाँ उन्हें परावर्तन होते हुए देखा, वहाँ वहाँ क्या हो रहा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अविलंब है, ये तीनों एक ही तल में आ रहे थे। और जहाँ पे परावर्तन नहीं हो रहा था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये तीनों एक तल में नहीं थे। क्लियर है गाइस? तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर परावर्तन जहाँ होगा, या परावर्तन आपको मान लो करवाना है, कोई प्रकाश किरण ऐसे भेजें, मतलब कहीं पे आपको परावर्तन करवाना है, तो वहाँ पे आपको दो बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। पहली बात कि आपतन कोण को परावर्तन कोण के बराबर रखना होगा। ठीक है। दूसरा, तीनों का एक ही तल में होना जरूरी है, तब आप वहाँ पे परावर्तन की घटना को होते हुए देखेंगे। या फिर कहीं पे कोई परावर्तन घटना वाली हो रही होगी, कहीं पे परावर्तन वाली घटना हो रही होगी, तो वहाँ पे ये तीन बातें पक्का ही पक्का वहाँ पे होंगी। क्लियर है गाइस? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो दूसरा नियम क्या हमारा, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। जी, ये हैं आपके परावर्तन के नियम। नियम मतलब दो बातें हैं, दो कंडीशन हैं। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन कहीं पे लग रही होंगी, ये ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे परावर्तन हो रहा होगा वहाँ पे ये दो कंडीशन लग रही होंगी, तो साइंटिस्ट लोगों ने इन कंडीशन क्या बना दिया, नियम बना दिया कि भाई जब भी परावर्तन होगा ये दो नियम काम कर रहे होंगे वहाँ पे, या ऐसे बोलेंगे जहाँ पे ये दो नियम काम कर रहे होंगे वहाँ पे परावर्तन हो रहा होगा। क्लियर गाइज? तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को समझा होगा। इसमें किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नाम दिया गया है, वो आपने समझा होगा। ठीक है, उसके बाद ये परावर्तन के जो दो नियम हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए गाइज, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास, साइंस की ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो राधे राधे, जय हिंद।